जापानियों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। अमेरिका पूछा मारा क्यों था हमारा तुमसे क्या दुश्मनी? यार तुम बहुत तेजी से विकास कर रहा था, अगर हम विकास करते ना तो तुम बहुत तेजी से निकल जाता। इसलिए एक ही रास्ता है, तुमको हम ढकेल दिए पीछे। अब तुम 20 साल तुम्हारी कमर टूट जाएगी, अब हमको आगे बढ़ने दो। अमेरिका आग बबूला हो गया। अमेरिका कहा कि वी विल टीच लेसन टू जापान, हम जापान को एक सबक सिखाएंगे। जापान के राजा तो हीरो ही तो, वी डजंट कंसीडर अमेरिका इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। कहा हम अमेरिका को कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं मारते हैं, सुबह अभी तो मार के आए हैं। आई पूरा पर्ल हार्बर के आसमान पे गिद्ध की तरह जहाज घूमने लगे सब। अमेरिका को लगा कि हमारी सेना है। अमेरिका बेचारा जहर का घोट पी के रखा। कहा जापान तुमको भुगतना पड़ेगा। अब अमेरिका पूरा आग बबूला हो गया। कहा कि ब्रिटेन बहुत मारा रे हमको। ब्रिटेन का डूबी हुई कश्ती से किनारा पूछते हो, तुमको तो दूर जाके मारा, हम तो सीधाने खड़े हैं, हम तो एकदम ईपी सेंटर पे खड़े हैं। मार रहा है जर्मनी, 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया, तुम 3 घंटा में उबिया गया। ब्रिटेन की एयरफोर्स भी क्या हो गई थी, हार चुकी थी। जरूर ये बात है कि जर्मनी के पास इतने ज़्यादा एयरफोर्स थे कि तबाह होने के बावजूद ही दूसरा बना लेता था, फैक्ट्रीज वगैरह सब चालू थी। और इधर ब्रिटेन को समस्या था कि भारत में भी चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, पूरे सैनिकों को कहाँ ले जा सकते थे, आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया था। अब पूरी दुनिया यूरोप में पूरी तरह से पीस के रह गई थी। यही यूरोप शांति का नोबल देने वाले हैं सर, छोटा सा पूरी दुनिया में अशांति अपने फैला के रखा है सर, और का दुनिया में जा रहे हैं शांति का नोबल देने के लिए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इसका उपनिवेश था, ब्रिटेन वहाँ से अपने सैनिक बुला के लाया था। अमेरिका मजा ले रहा था साइड से बैठ के, प्रथम विश्व युद्ध में भी मजा ले रहा था। हाँ मारो मारो, हम हथियार देंगे, हमसे हथियार खरीद लो, ब्रिटेन लो, जहाज चाहिए ले जाओ ले जाओ ले जाओ, 500 करोड़। नहीं जाओ। तो जब आपके पास आप सप्लायर रहते हैं, डिमांड बढ़ती है तो आपके लिए तो फायदा है। अब कोई डॉक्टर है, उसके पास इलाज है किसी चीज का, अब बाकी सारे लोग को बीमारी हो जाए, डॉक्टर को क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? फायदा ही उसके लिए। यहाँ पर किसी सबको खजुवट हो जाए, सारा खजुवट का डॉक्टर खुश हो जाए, हाँ बिल्कुल आइए खजुवट ठीक हो जाएगा। हमें समझ में आ रहा है कि नहीं? एक चेहरा पे तो कौन चीज निकल जाता है, पिंपल्स बोलते हैं, हाँ फुंसी वगैरह। तो उसका अगर डॉक्टर है तो किसी को पूरा का पूरा भर के मुंह हुआ उसका कटहल हो जाए तो डॉक्टर को क्या दिक्कत है, और आओ इलाज कराओ। तो अमेरिका डॉक्टर की तरह ट्रीट कर रहा था। अरे तुमको जर्मनी मारा, जर्मनी मार दिया, लो ये लो नौसेना का पनडुब्बी ले जाओ, ये पानी वाली जहाज ले जाओ, ये ले जाओ। ये ससुरा पूरा बेचने के चक्कर में था। यहाँ पे पूरी बढ़िया से टेंशन फ्री था, कहा हमको कौन क्या कर सकता है। अब ये इसके पास पावर भी बहुत था, इससे कोई लड़ता भी नहीं। आज भी देखिएगा सबसे बड़ा सैन्य बजट इसी का, किसका? अमेरिका का। अमेरिका पूरा दबदबा बना रहा था। अब वर्ल्ड का नक्शा ये देखिए, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी क्या है? गोल, ऐसे चपटा थोड़ी है। तो हम कहीं से भी काट, बार बार तुम लोग जियोड मत ले आ दिया करो, जियोड में क्या समझाने के टाइम पे, तो उसको आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये भी है, ये इंडिया हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? यूरोप। सारा मारधार किधर है? यूरोप। तो देखिए अमेरिका इस रास्ते से भी यूरोप पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। ये रहा अमेरिका। कौन सा महासागर पार करेगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पार करके, रूस पार करके कहां जा सकता है? यूरोप। ये जगह कौन है? जापान। ये कौन है? जापान। और अमेरिका यहां से भी, ये भी रास्ता है। वो प्रशांत महासागर अभी दिखाएं आपको, इधर से ना जाके अटलांटिक महासागर पार करके भी कहां आ सकता है? यूरोप। यानी अमेरिका बीच में। अमेरिका की इस साइड जाएंगे तो एशिया आ जाएगा, अमेरिका के इस साइड जाएंगे तो एशिया, और इस साइड जाएंगे तो यूरोप, यूरोप आ जाएगा। तो ये देखिए अमेरिका, ये रहा अमेरिका। इस साइड जाएंगे तो क्या आएगा? यूरोप, और इस साइड जाएंगे तो एशिया। अब अमेरिका के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि अमेरिका से युद्ध लड़ना है ना तो बढ़िया नौसेना रहना चाहिए, अन्यथा भूल जाइए आप। क्योंकि एक साइड में क्या है? प्रशांत महासागर। देखिए इस साइड से जाएंगे तो प्रशांत महासागर, और इस साइड से अटलांटिक महासागर। दोनों साइड से बड़े बड़े महासागरों से घिरा हुआ है अमेरिका। अब इससे लड़ेगा कौन? उतना बड़ी नौसेना होनी चाहिए। अब इसने देखा, अमेरिका ने, यहां पर एक द्वीप है इसका, हवाई द्वीप।
ये एशिया से बहुत पास में है। जैसे इधर से जैसे निकलेंगे थोड़ा सा दूर जाएंगे, ये है हवाई द्वीप। जैसे उधर से निकलेंगे यहीं आएंगे ना हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप से ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इस पर नजर रख सकता था अमेरिका। कौन रख सकता था? अमेरिका। अब हवाई द्वीप अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज साबित हो रहा था, क्योंकि कोई भी अगर प्रशांत महासागर से अमेरिका की ओर आएगा तो हवाई द्वीप पर उसकी जो नौसेना है वो तबाह कर देगी। दोबारा आप हवाई द्वीप को इस नक्शे पर देखिए, ये यूरोप, आप लोग को समझ में आता है ये सब लड़ाई झड़े? मान लेते लड़की सोच रही है कब मार खत्म हो, तो बाप रे कितना की चाइन हो गलू। हाँ, ये जगह कौन सा जगह? ये यूरोप। सारा ईपी सेंटर यही है यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध का भी ईपी सेंटर हाँ यूरोप। ये भारत है, बेचारा चुपचाप देख रहा था। हम का कोई लो भाई, हमरा उठा के लेके चल गया द्वितीय विश्व युद्ध में। कांग्रेस ने तो त्यागपत्र दे दिया था, जिन्ना खुश हो गया था। इन लोग की देख रहे हैं कि उस समय भारत के सोच देखिए, हमें आजादी दो, जिन्ना कह रहा है कि हमको बांटो। अब पूरी दुनिया जा रही है कि हम कहाँ कब्जा करेंगे। हम लोग बहुत शोषण कर दिया सब यहाँ पे। ये एक जगह कौन है? जापान। ये अमेरिका। इधर अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक क्रॉस करते क्या आ जाएगा? यूरोप। जैसे अटलांटिक क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। ठीक है। अब ये है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, और ये है उसका हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा। हवाई द्वीप पर किसका नौसेना थी? अमेरिका की नौसेना थी। अब जापान कहा कि यार ये तो गड़बड़ आदमी है अमेरिका, यहां इतनी बड़ी नौसेना बना दिया है, पूरा भयानक है। और जापान, अमेरिका के पास पैसे थे क्योंकि पूरी दुनिया को हथियार बेचा था। देखिए, जब आप बिजनेस करते तो आपको 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहला कि आपके पास इनकम आता है, दूसरा आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है। समझ में आया ना? अब जैसे किसी के यहाँ कोई होटल वाला है, उसके यहाँ 10 समोसे बिक रहे हैं, पैसा कम, उसके पास टेक्नोलॉजी भी कम आएगी। किसी के पास 10,000 समोसे बिक रहे हैं, पैसा भी ज्यादा, अब उसमें नया नया फ्लेवर जोड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें अभी कुछ कुछ और डाल देगा, उसमें पनीर डाल देगा, उसमें कुछ और डाल देगा, कुछ डाल दे वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद टेक्नोलॉजी आएगी। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे आप में रिफाइन होते जाएगा वो। तो अमेरिका हथियार बेचता था तो पैसे तो आते थे और हथियारों में निपुणता भी चली आती थी। आज हम लोग देखिएगा बढ़िया ड्रोन नहीं बना पाते हैं, लेकिन अब हम लोग बना रहे हैं बहुत बेहतरीन ड्रोन। तो हम लोग के पास अभी रिफाइन नहीं है। अमेरिका इतना हथियार बना लिया कि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त आ गई। समझ में गया कि नहीं? और वह यहाँ हवाई द्वीप पर एक जगह था पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर पर उस समय उसने दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बना दिया और वहां लगभग 150 पानी वाली जहाजों का एक फ्लीट तैयार किया। भारत के पास अभी एगो विक्रांत है, एगो विक्रमादित्य है, और बहुत बड़े बड़े तो फ्लीट भी नहीं है हमारे पास। लेकिन अमेरिका ने तो पूरी तरह से तबाही का पूरा फुल प्लान बना के चलाया अमेरिका। जापान देखा कि यार ये तो गलत बात है। ये जापान के पास उस समय लगभग 110 थे फ्लीट। और देखिए, कोई भी देश अपनी टोटल फ्लीट, जैसे नौसेना की क्षमता, फ्लीट 100% रिवील तो करता नहीं है, काय को करेगा कोई भी देश। लेकिन जापान के पास उस समय लगभग 110 थे और अमेरिका के पास 150। और अमेरिका नेक्स्ट 200 जहाजों का ऑर्डर कर चुका था। जापान देखा कि रे भाई साहब 150 अभी है, 200 का ऑर्डर दिया है, 350 हो जाएगा, इसका कहीं युद्ध नहीं है, हथियार बनाइए रहा है, इसको रोकना जरूरी है, इसको रोकना जरूरी है। जापान कहा कि खिलाओ वो, क्या वो खिला। जापान कहा कि ना होगा हमसे। जापान ने अपनी नौसेना लाया और यहां लेके गया कहां पर? पर्ल हार्बर पे।
अब मारा, सवेरे 7 बजे से बम मारना चालू किया। विमान वाहक पोत होते हैं, जहाज जिसके ऊपर लड़ाकू, पानी वाली जहाज होती है जिसके ऊपर रनवे बना होता है, वहां से छोटी जहाजें टेक ऑफ करती है। लड़ाकू जहाजें जो होती है ना, वो छोटी होती है साइज में। लड़ाकू जहाजें साइज में क्या होती है? छोटी होती है, जिस वजह से वो इजीली टेक ऑफ कर सकती हैं और ले जाके बम भर भर के लगी सब गिराने। और पूरा देखते 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 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर सुबह 7 बजे दस्तक दिया। लोग बरस कर रहे थे। नहीं, यहाँ जापान नहीं, यहाँ पे पर्ल हार्बर पे सैनिक क्या कर रहे थे? बरस कर। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोनो बतिया रहा था टेलीफोन पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई कुछ कर रहा था, कोई सफाई कर रहा था। पूरी पर्ल हार्बर में आसमान में जहाज दिखने लगा। अरे ये किसका जहाज है? और इतनी बेहतरीन ढंग से उन्होंने आक्रमण किया था पर्ल हार्बर पे, पूरी प्लानिंग के साथ। जैसे कोई नक्शा है, ये पर्ल हार्बर 5 गो गांव के बराबर अकेले, इतना छोटा सा तो होता नहीं है यहाँ पर। अब उसके अलग अलग एरिया होता है। यहाँ पर एमुनेशन एरिया होता है, यहाँ पे हथियार रखे होते हैं। एक एरिया होता है रडार एरिया, जहां पे निगरानी के सारे सामान होते हैं। एक होता है रेसिडेंशियल एरिया, जहां पे सैनिक सब आराम करते हैं। एक एरिया होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जहां पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। एक होता है टेक्निकल एरिया, जिसमें सारे टेक्निकल मशीनरीज वगैरह लगी होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रिकल एरिया, जहां बिजली वगैरह होता है। एक मेन फाइटर एरिया, जहां पे रनवे होता है। यहाँ पे क्या होता है? रनवे होता है। इस रनवे पे क्या खड़े रहेंगे? जहाज। और यहाँ पर एक मेन होगा डकयार्ड होगा, डकयार्ड होगा, जहां पानी वाली जहाजें ऐसे ऐसे आके खड़ी रहेंगी। एक जो बैकयार्ड में था अलग से, यहाँ पे भी पानी वाली जहाजें आके खड़ी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सामान लोड करने के लिए पानी वाली जहाज में बंदरगाह होगा, एक दूसरे साइड में बंदरगाह था। ये पूरा नक्शा था किसका? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर को हराना नामुमकिन सा था। 3-3 ठो इसमें क्या थी? डकयार्ड थी। वहां पे नौसेना 2 ठो, एक लड़ाई के लिए रेडी थी, एक स्टैंड बाई में थी, या एक यहाँ पे थी। एक मेंटेनेंस वाला अलग था, जहाजें बिगड़ जाती हैं तो वहां जाके मेंटेनेंस होगी। उसके अलावा एयरफोर्स के लिए रनवे था, यहाँ पे बंकर था, सैनिक यहाँ रहते थे सब। समझ आ गया कि नहीं? स्कूल था, जो सैनिक वगैरह रहते हैं उनके बाल बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या था? स्कूल। पूरा शहर बसा दिया था। सुबह सुबह पहुंची कौन? जापानी एयरफोर्स। जापान की एयरफोर्स एंट्री मारती है इधर से, पूरी तरह से इसके लगभग 30 से 40 जहाज आगे बढ़ जाते हैं। उसके पीछे कुछ जहाज और आते हैं जो इस साइड से चले जाते हैं। उसके पीछे और आते हैं जहाज जो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। मतलब उस सब सबसे टारगेट फिक्स करके आए थे सब। हम आगे चाहिए तो दुबे जी तू स्कूल उड़ाइयो, पूरा प्लान बना के। सारे पायलट के पास नक्शा था, कौन सा बिल्डिंग किस पायलट को उड़ाना है। और सबके पास होता कंफर्म करने के लिए, अगर तुमको गोली लग गई तो तुम्हारे बदले में इसको कौन उड़ाएगा। मतलब एक टारगेट, दो जहाज। और उसी हिसाब से घुस गए कि जिनको ये उड़ाना है वो पहले घुस गए। ऐसे नहीं कि बकलोल की तरह अरे हमला करो, धाए धाए मार दिया इसको, इधर मार, पूरा बवाल हुआ, वो सब रेडी हो गया, सब कुछ नहीं। पूरा एरिया के हिसाब से वो रनवे से उड़ान ही भरे थे। इस हिसाब से जापानी सब इस हिसाब से उड़ान भरे थे कि जिसको अंदर हमला करना है वो पहले उड़ान भर लिया, जिसको बीच में करना है वो था बाद में आया, जिसको इधर करना था यहाँ पे। आई पूरा पर्ल हार्बर के आसमान पे गिद्ध की तरह जहाज घूमने लगे सब। अमेरिका को लगा कि हमारी सेना है, स्वागत के लिए आई है, हमें कौन क्या कर सकता है, अमेरिका है हम, अमेरिका है हम। जब मारना चालू किया, वहां से बम गिराना ना, अफरा तफरी हुआ तो फोन तक नहीं कर पाए थे ये लोग, फोन नहीं कर पाए थे। सबसे पहले आके टेक्निकल एरिया उड़ाया था, दाएं पूरा मशीन उधिया गया, टावर हेलो हेलो जा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मारा, उधिया गया। यहाँ पर दूसरा आते रनवे पे बम गिरा दिया। यहाँ पे कोई जहाज अब नहीं उड़ेगी, टुकुर टुकुर देखो। अब जहाज का पायलट लेके कर रहा है, हम क्या करें, इंजन स्टार्ट करके दूर 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 कर रहा है, मारा सब आया, रनवे उड़ा ले। अब जहाज लेके कर दे रहे हो यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जहाज को गोली से मारे थे सब जापान वाले, का तो उड़ पाएगा नहीं, तुमको बम का लिए जियान करे तुम्हारे पे। जियान मतलब समझता, डिस्ट्रॉय, बर्बाद, बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जियान जो है वो, जियान भाषा अपनी है और बर्बाद कर देना भी भाषा है एक ठो। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो
पूरी तरह से जापान वाले कहां घुस चुके थे सब? पर्ल हार्बर पर। एक एरिया थी, एक जहाजों का ग्रुप था जो एक एरिया में घुसा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे घुसा, एक तो घुसा रेसिडेंशियल एरिया पे, एक रडार एरिया में 10-15 ठो निकले सब, इलेक्ट्रिकल एरिया पे, टेक्निकल एरिया में, रनवे पे, सारा चीज जो ध्वस्त हो गया, जो जो तत्काल रिएक्ट कर सकता था वो क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। अब पानी में बची नौसेना की जहाजें। समझ में आ गया? ये जहाजें कुछ डॉकयार्ड में लगी थी, कुछ की सर्विसिंग हो रही थी, कुछ रेडी थे अपने मिशन पे जाने के लिए हथियार गोला बारूद से लोड करके, कुछ स्टैंड बाई में खड़े थे कि कभी कुछ इमरजेंसी हुआ तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ बिगड़े हुए थे उनकी सर्विसिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि एक तो पहले बाद में इलाज हो। तो हाई रेडी कौन है रे? जितना लोग रेडी जहाज थे सबके ऊपर बम मारना चालू किया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया। शाम को जापानियों ने कहा ओके टाटा बाय बाय, चल दिया, मारा पर्ल हार्बर उड़ा के जापानी चल दिए। जापानियों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। अमेरिका पूछा मारा क्यों था हमको? हमारा तुमसे क्या दुश्मनी, आके मारा क्यों हमको? अब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग के ऊपर आके अगर कोई देश कहीं बाहर से आए, केनिया से हम लोग का कोई दुश्मनी है, आके बम मार दे, तो हम लोग पूछेंगे ना आखिर तुम्हारा दिक्कत क्या है? कोई दुश्मनी है हम लोग का केनिया से? कोई दुश्मनी नहीं है। आए सिंगापुर धाए धाए बम गिराना चालू करे तो बाद में पूछेगा ना ये सिंगापुर तुमको क्या हो गया भाई, आखिर क्या हुआ है? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जापान से पूछा अमेरिका यार किए क्या थे हम, ये बता तुमको। कहा यार तुम बहुत तेजी से विकास कर रहा था, हमको ये देखा नहीं गया। अगर हम विकास करते ना तो तुम बहुत तेजी से निकल जाता, इसलिए एक ही रास्ता है, तुमको हम ढकेल दिए पीछे। अब तुम 20 साल तुम्हारी कमर टूट जाएगी, अब हमको आगे बढ़ने तुम। अमेरिका आग बबूला हो गया। अमेरिका कहा कि वी विल टीच लेसन टू जापान, हम जापान को एक सबक सिखाएंगे। जापान के राजा तो हीरो ही तो, वी डजंट कंसीडर अमेरिका इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। कहा हम अमेरिका को कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं मारते हैं, सुबह अभी तो मार के आए हैं। इसमें अमेरिका, ये जो जापान के जहाज जो पायलट थे उनका जब एम्यूनिशन खत्म हो गया था गोली, तो जब सारा बम्बार्डमेंट कर दिए सब ना, तो अब बच गए कौन? सैनिक लोग। तो खोज खोज को गोली मार रहा था जहाजिया पे से, जहाजिया नीचे ले आके चला हो गोली, अब भागता मार ध ध ध मारा, सब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जब गोलियां खत्म हो गई थी तो इन लोग का ये अपनी जहाज ले आके लड़ा देते थे सब, कामाकाजी बोला जाता था। क्या कहा जाता है? कामाकाजी। जापानी सब इतने ज्यादा, आज भी सबसे ज्यादा देश के प्रति समर्पित जापानी रहते हैं। 110 साल के एज में भी वो पेंशन नहीं लेते हैं, जबकि जापान के लोगों को पेंशन दिया जाता है, लेकिन जापान का ज्यादातर व्यक्ति अपना पेंशन देश के लिए लौटा देता है। और जापान के लोग आज भी 110 साल के एज में भी बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ काम करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कुछ कुछ रेस्टोरेंट रहेगा, वहाँ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हमको अपने देश के लिए काम करना है। और वहाँ के लोगों का कल्चर है ये, कहते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो समझ जाओ हम जल्दी मरेंगे। और सबसे ज्यादा जिंदगी कौन जीता है? जापान में। तो 110 साल वहाँ नॉर्मल है। हमारे यहाँ 110 साल में तो आदमी पारदर्शी हो जाए, आर पार दिखने लगेगा। अरे चाचा वो पार दिख रहा है जी 110 साल में एकदम बेचारा अजीब सियार हो जाएगा आदमी, एकदम बहुत दिक्कत हो जाएगा 110 साल में। तो पूरा पर्ल हार्बर किसने उड़ा दिया? किसने उड़ा दिया? जापान ने। अमेरिका बेचारा जहर का घोट पी के रखा। कहा जापान तुमको भुगतना पड़ेगा। तो कहा फिर बोलेगा रे तुम फिर भुगतना पड़ेगा। अब अमेरिका पूरा आग बबूला हो गया। कहा कि ब्रिटेन, ये ब्रिटेन बहुत मारा रे हमको ब्रिटेन का डूबी हुई कश्ती से किनारा पूछते हो तुमको तो दूर जाके मारा, हम तो सीधाने खड़े हैं, हम तो एकदम ईपी सेंटर पे खड़े हैं। मार रहा है जर्मनी, 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया, तुम 3 घंटा में उबिया गया बेचारा अमेरिका आग बबूला हो गया। कहा जापानियों को सबक सिखाना पड़ेगा। और जापान ने आया यहां से पर्ल हार्बर को उड़ा दिया। कहा यार तुम मेरे बगल में बैठ के कर रहा था, पता नहीं कौन चीज नौसेना बना रहा था, हमको टेंशन हो रहा था, मार दिया हम। बाकी अमेरिका हमको तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है
जापानियों सबको पूरा अमेरिका वाला दुश्मनी से एकदम देख रहा था, बर्बाद कर देंगे जापान तुमको। जापान कहा कि जापान अब अपनी नौसेना बढ़ाने लगा और अमेरिका से कहा देखो तुम बहुत ज्यादा बना रहे थे ना यार, हमको दिक्कत हो गया था, इसलिए हम अब दिक्कत नहीं है, अब तुम बना सकते हो, क्योंकि तुमको अब बनाने में 40 साल लगेगा, तब तक हम लोग तुमसे बहुत आगे निकल चुके रहेंगे।